नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम पैक में। साथियों, मेरे बहुत से काबिल साथी, आप में से ही बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि हरियाणा के अंदर अपना टीचिंग कैरियर बनाना चाहते हैं। और साथियों भाई, उन्होंने अपना टीचिंग कैरियर बनाना तो है, लेकिन एक समस्या आ जाती है। समस्या किस चीज को लेकर? समस्या एचटेट और हमारे एनईटी नेट को लेकर आती है। बड़ी समस्या, क्योंकि इनका सिलेबस इतना वास्ट और इतना ह्यूज है कि बच्चों से वो सिलेबस कवर ही नहीं हो पाता। तो साथियों, आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए एचटेट आप सभी को सहूलियत देने वाला है। हम बहुत ही जल्द अपनी एप्लीकेशन पर आपके लिए एचटेट और नेट की रिगार्डिंग जो कोर्सेज हैं, जो क्वालिटी कोर्सेज है, वो अवेलेबल कराने वाले हैं। तो चलिए मेरे मित्रों, बिना देरी करते हुए हम आज आपके सामने अकाउंटिंग की जो क्लास 1 है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे मित्रों देखो, यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर या इस क्लास के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। एक्चुअली में देखिए, हमारे पास सबसे पहले हम जो रीड करेंगे वो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग रहेगा, ठीक है, यानी कि लेखांकन का इतिहास। फिर उसका अर्थ यानी कि मीनिंग, फिर हमारे पास उसके फीचर्स, फंक्शंस, नेचर यानी कि प्रकृति, लेखांकन की प्रकृति। फिर यहां पे हम कहते हैं कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है, इनमें डिफरेंशिएशन वगैरह। फिर यहाँ पे अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज, कहता है लेखांकन भाषा के रूप में कैसे काम करता है। उसके साथ ही हम लोग लेखांकन की जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये सब हम एक ही क्लास में करने वाले हैं। इसके साथ साथ इस क्लास से रिगार्डिंग जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल होगा और जो एमसीक्यू क्लासेस होगी वो आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की। भाई देखिए, ये हमको पढ़ना नेसेसरी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार देखिए क्या होता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए इंडिया के अंदर अकाउंटिंग की स्टार्टिंग कब से मानी जाती है। वहां पे पूछ लिया जाता है कि भाई फादर ऑफ अकाउंटिंग किसको माना जाता है, या फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग किसको माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन वहां पे पूछ लिए जाते हैं। या फिर वो पूछ लेगा कि भाई लुकास पेसियोली की जो बुक है वो कौन सी थी, उसका नाम क्या है, किस ईयर में वो पब्लिश हुई थी। तो इसीलिए हमको अकाउंटिंग का थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है। तो सबसे पहली तो बात, हम बात कर रहे हैं लेखांकन प्रक्रिया मानव के विकास के साथ साथ विकसित हुई। जैसे जैसे मानव का डेवलपमेंट हुआ उसी तरीके से अकाउंटिंग का भी डेवलप हुआ। और जैसे ही मनी का आविष्कार हो गया, भाई मुद्रा का आविष्कार हो गया, तो उसके बाद तो अकाउंटिंग ने बिल्कुल जी जान से अपना विकास करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब लोगों को हिसाब किताब लगाना था, और हिसाब किताब लगाने के लिए क्या चाहिए भाई? सबसे मेन चीज बोले अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद फिर बारी आई, देखो वैसे बहुत सारे यहाँ पे थिंकर्स हुए, बहुत सारे जो यूं कहा जाए कि भी इसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में रिसर्चर्स हुए हैं। लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे पूरा वर्ल्ड मानता है वो मानता है लुकास पेसियोली को। कहां से थे ये थे इटली से। इटली के एक पर्सन थे जिनका नाम था लुकास पेसियोली। इन्होंने आधुनिक लेखांकन को, या इनको आधुनिक लेखांकन का जनक माना जाता है, यानी कि ही इज द फादर ऑफ द मॉडर्न अकाउंटिंग। और इन्होंने 1494 के अंदर, यानी कि 1494 में अपनी जो बुक लिखी उसका नाम है सुमा डे अर्थमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट। और यहाँ पे ये क्योंकि इटालियन वर्ड है भाई, थोड़ा सा लेटिन लैंग्वेज है, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो भी सकती है, तो उसको इशू मत मानना। लेकिन आप स्पेलिंग्स देख सकते हो, ये इसका मेन जो है फंडा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार डबल एंट्री सिस्टम का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया कि भी नहीं, कोई भी एक ट्रांजैक्शन है वो कितने, कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, एक इधर एक इधर। अब वो कैसे करेगी, तो वो बुक हम लोगों ने इनके बारे में, या इनकी जो बुक लिखी हुई थी वो हम लोगों ने पढ़ी नहीं, तो उसके बारे में तो हम जाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, जैसा हिस्ट्री रिसर्चर्स ने यहाँ पे बताया कि हाँ भाई, यही वो व्यक्ति था जिसने डबल एंट्री सिस्टम को लॉन्च किया, या यूं कहा जाए पहली बार अपनी बुक के अंदर लिखा। क्लियर? उसके बाद फिर कहता है कि भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में ट्रेडिशनल रूप में जो अकाउंटिंग सिस्टम चला हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, भारत में जो प्रचलित लेखांकन की विधि थी उसको महाजनी विधि या बही खाता विधि, ये नाम दिया गया था। ठीक है, महाजनी बही खाता बही। अब महाजनी क्यों बोला जाता है, ये क्यों कहा गया? तो देखिए ध्यान से मेरे मित्रों, महाजनी खाता बही इसीलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त जो अकाउंटिंग का मेन काम था ना, वो भारत के अंदर बड़े बड़े जो सेठ लोग ने वही करते थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, और उनको कहा जाता था महाजन। तो अब महाजन जिस विधि का इस्तेमाल करेंगे उनको महाजनी बही खाता विधि कह दिया जाए तो कोई गलत थोड़े ना है, इनका यही नाम था।
जो कि डबल एंट्री सिस्टम का ही की भांति ही एक वैज्ञानिक विधि मानी जाती थी, परंतु इसका कोई प्राचीनता का कोई प्रमाण नहीं मिला कि कोई डेफिनेटली कि हाँ ये कितने समय से इस्तेमाल हो रही है, ऐसा कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से शायद इसका रिप्लेसमेंट नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर बात करते हैं, बोले क्या भारत में लेखांकन का प्रचलन, तो ये कहता है भाई लगभग 2300 ईसा पूर्व या शताब्दी पूर्व की बात करता है, ईसा पूर्व नहीं शताब्दी पूर्व। कौटिल्य हुआ भाई, एक नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, कौटिल्य सुना है कि नहीं सुना? जी हाँ बिल्कुल, चाणक्य जी। तो चाणक्य जी की जो बुक थी अर्थशास्त्र, तो उन्होंने लिखा था, उसी बुक के अंदर उन्होंने बताया था किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करोगे और कैसे उनको मेंटेन करोगे, ये कंप्लीट डिटेल थी। और कहा जाता है कि वहीं से भारत के अंदर जो अकाउंटिंग है ना उसकी शुरुआत हुई। तो अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, आप यहाँ से क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो। कहते हैं कि भी वहां पे स्टेटमेंट भी क्रिएट कर सकता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, या फिर वो आपसे यहाँ पे एमसीक्यू में सवाल पूछ सकता है। ठीक है, 2-4 ऑप्शन देके बताइए कौन सी बुक लुकास पेसिलो ने लिखी, बताइए लुकास पेसिलो ने किस साल में अपनी बुक लिखी। फिर पूछ लेगा, एक स्टेटमेंट बना लेगा कि भी 1904 के अंदर ये जो बुक है ये किसने लिखी। तो इस तरीके से आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही वो कह देगा कि भी इंडिया के अंदर कौन सी जो है कि भी लेखा प्रणाली इस्तेमाल करी जाती थी, जो कि दोहरा लेखा प्रणाली की भांति ही वैज्ञानिक मानी जा सकती थी, तो उसका नाम यहाँ पे महाजनिक आता है भाई। इस तरीके से सेपरेट अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर, लेखांकन की आवश्यकता क्यों हुई। तो सबसे पहले कोई भी व्यापारी है ना भाई, देखो व्यवसायी है, वो ये जरूर जानना चाहेगा कि भाई उसका जो व्यवसाय है ना वो प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, या जो आउटर पार्टीज हैं उसको उसने कितनी राशि देनी है, भुगतान कितना करना है, और बाहरी लोगों से उसने भुगतान लेना कितना है। इन शॉर्ट वो जानना चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, या लॉस हुआ। वो जानना चाहता है कि मेरी लायबिलिटी कितनी है और मेरी असेट्स कितनी है, यानी कि इनकम के फेयर में बात करता है भाई, क्योंकि उस वक्त इनकम की बात हमारे पास मेन थी। ठीक है, इन चीजों को वो जानना चाहता है। इसके साथ साथ फिर देखिए यहाँ पे उसकी दूसरी काइंड की जो जरूरत है वो क्या है, लेखांकन का क्या काम है। बोले लेखांकन बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को सही और वैज्ञानिक तरीके से रिकॉर्ड करता है। भाई ये क्या करता है, सही व वैज्ञानिक तरीके से, बोले क्या, अच्छे रूल्स को फॉलो करते हुए ये व्यवसाय की सभी ट्रांजैक्शंस को, सभी लेन देन को रिकॉर्ड करता है, अभिलेख करता है उनका मतलब, जिससे वो सभी इंफॉर्मेशन जो व्यवसायी को चाहिए उसी वक्त मिल जाती है। क्लियर, किसकी मदद से, अकाउंटिंग की मदद से। तो क्या ये लेखांकन की नीड नहीं हुई, यानी कि अगर यहां पे कहा जाए कि लेखांकन व्यवसायी को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं या व्यवसाय से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं अवेलेबल कराता है, इसीलिए लेखांकन की जरूरत है, तो क्या गलत है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे शुरू करते हैं। वो कहता है इसके साथ ही जो सरकार होती है, देखिए जो गवर्नमेंट होती है वो भी क्या व्यवसाय के बारे में बहुत सारी सूचनाएं चाहती हैं, जैसे कि भी व्यवसाय की इनकम कितनी है, खर्च कितना है, उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग क्या नियम बनाए, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया भी कि नहीं किया, ये सारी इंफॉर्मेशन सरकार को चाहिए। और सरकार वो इंफॉर्मेशन कहां से लेगी, बोले सर अकाउंटिंग से ही लेगी ना, वो तो उसके पास तो और कोई सिस्टम है नहीं, कोई कान में जाके बताएगा गवर्नमेंट को कि उनका ये हुआ वो हुआ। गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके अकाउंट्स को ही चेक करेगी। तो अकाउंटिंग की यहां पे भी जरूरत है, जो लीगल एस्पेक्ट है उसको भी यहां पे फुलफिल किया जाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास है वो कहते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो देखिए भाई लेखांकन क्या है, तो किसी ने इसको एक प्रक्रिया कहा, किसी ने इसको विज्ञान कहा, किसी ने इसको कला कहा। तो अब तीनों को कॉम्बिनेशन करते हुए एक डेफिनेशन क्रिएट कर दी गई। यहाँ पे क्या कहा, लेखांकन एक प्रक्रिया या विज्ञान या कला या विधि, विधि भी यहाँ पे देखो है, जो कि क्या करता है, व्यावसायिक वित्तीय लेन देनों का रिकॉर्ड करता है। ये वित्तीय जानबूझ के नहीं है भाई, वो गलत नहीं है भाई, वित्तीय जरूरी है, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल को तो कंसीडर करता ही नहीं ना, इसको फीचर्स में देखेंगे ध्यान से वहां पे आगे। उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, उनको क्लासिफाई करता है, उनको यहाँ पे समराइज करता है और उनका निर्वचन करता है, यानी कि उनको एनालिसिस करता है। ठीक है, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है उसको यूजर्स तक पहुंचाता है। इस सारे के सारे काम लेखांकन करता है, तो इसी को एज ए डेफिनेशन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब बंदा कहता है, बोले सर क्या इसको प्रक्रिया कहा, क्या कहा प्रक्रिया, क्यों कहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चरण होते हैं।
कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, नहीं होते, ठीक है। जैसे कि भी प्रोसेस में समझेंगे वहां पे किस तरीके से बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होने के कारण इसको यहाँ पे प्रोसेस बोला गया। फिर बोला गया विज्ञान। विज्ञान क्यों बोला सर? क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसिफिक रूल, जिस तरीके से विज्ञान के अंदर नियमों का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही हमारी अकाउंटिंग भी तो नियमों पे चलती है। जी बिल्कुल चलती है। फिर यहाँ पे इसको कला बोला गया। कला क्यों? देखिए सर, कला क्या होता है कि भी हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से लिखते हैं और इंफॉर्मेशन को किस तरीके से शोकेस करते हैं, जिससे जिससे इंफॉर्मेशन सामने वाली पार्टी को इजीली अंडरस्टैंड हो सके, तो ये हमारी व्यक्तिगत कला ही तो है। बिल्कुल हाँ। और उसके बाद विधि कहा गया, क्योंकि ये अपने आप में क्या है भाई, एक संपूर्ण कार्य प्रक्रिया है जिसको पहले से ही तय कर दिया गया। विधि को हम यहाँ पे इंग्लिश में अभी समझा देता हूं, मेथड। मेथड कहते हैं भाई, इसको विधि भी कहा जाता है। तो क्योंकि मेथड क्या होता है, उसमें सारे के सारे प्लान, सारी प्रोसेस पहले से तय होती है, तो इसीलिए उसको तो मेथड कहा जाता है। तो इसीलिए यहां पे इसको मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। वहां पे कहते हैं कि फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। बोले सर जो लेखांकन है उसके फीचर्स क्या क्या है? तो यहाँ पे इस बात को ध्यान दे, हम यहाँ पे जो क्लास है ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, और क्योंकि एस्टेट के अंदर सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसलिए बिल्कुल मैंने डिट्टो टू द पॉइंट्स को ही यहाँ पे शामिल कराया कि जिसमें से क्वेश्चन पहले पूछे जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पिछली स्लाइड पे देखूं मैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपने एस्टेट के अंदर या नेट के अंदर भी आपने कई बार देखा होगा, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या लेखांकन को एक प्रक्रिया कहा जा सकता है? और अलग अलग ऑप्शन, मान लो यही यही हमारे पास 4 ऑप्शन दे दे वो, तो इनमें से आपने पहचानना है कहते लेखांकन को प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, या फिर वो आपको मैच द फॉलोइंग कह सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जनरेट कर सकता है। तो मैं बिल्कुल टू द पॉइंट लेके चल रहा हूं ताकि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवर करने का मौका मिले। ये मत सोचना कि ये थोड़ा सा लिखा हुआ है तो इसमें से कैसे, ये थोड़ा नहीं लिखा हुआ, ये टू द पॉइंट लिखा हुआ। जो भी क्वेश्चन बनेगा, जैसा भी बनेगा, वो इन्हीं में से ही बनेगा। ठीक है भाई, देखो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो दे पाना यहां पे पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ आता तो सब इसी में से है। इससे बाहर तो वो पूछने से रहा भाई। वो लेखांकन को प्रक्रिया के रूप में पूछ सकता है आपसे, वो लेखांकन को विज्ञान के रूप में पूछ सकता है, वो लेखांकन को कला के रूप में पूछ सकता है, और विधि यानी कि मेथड। अकाउंटिंग इज ए मेथड, आर यू अग्री विद इट और नो? भाई लेखांकन एक विधि है, क्या आप इस बात से सहमत है, यस और नो? इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा अलग अलग, तो वहां पे आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। तो ये मत मानिए कि बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है टू द पॉइंट अवेलेबल है और बहुत खूबसूरत अवेलेबल। इसी क्वालिटी कंटेंट के लिए ही तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अदरवाइज यार बुक्स इतनी है, सीधे पेज लगा दूंगा इधर, पढ़ते रहो, उसमें कोई फायदा नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा वो अलग से। ठीक है, क्योंकि कोई भी मटेरियल एक बुक से बिल्कुल नहीं उठाया जाता, एक जगह से बिल्कुल नहीं उठाया जाता। हम यहाँ पे रेफरेंस के लिए बहुत सारी बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आता है वही आपके सामने रख। तो चलिए मेरे मित्रों, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला फीचर्स क्या होते हैं। देखो फीचर्स के लिए यहाँ पे लंबे चौड़े लिस्ट बनाई जा सकती थी, लेकिन हमने इसको लंबा चौड़ा नहीं खींचा। ऐसा क्यों? क्योंकि मीनिंग से ही फीचर निकलता है। ठीक है, मीनिंग से ही फीचर निकलता है। तो देखिए आप मीनिंग की बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है भाई। सबसे पहले बात क्या करी, बोले लेखांकन क्या है? लेखांकन को कला भी बोला गया। फीचर विशेषता तो है ना, इसको क्या बोला? कला बोला गया, और विज्ञान भी बोला गया। तो मैंने आपको बताया था कला क्या, तो कला इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने, उनको क्लासिफाई करने और समराइजेशन करने की एक टेक्निक है, सॉरी कला है। रिप्रेजेंट, डाटा को रिप्रेजेंट करना है, तो वो आपकी क्या है? इंटरनल एक एबिलिटी है, उसको कला कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ साथ लेखांकन को विज्ञान भी बोला गया सर। क्यों? क्योंकि ये निश्चित नियमों और अवधारणाओं के आधार पर सूचनाओं को रिकॉर्ड करता है। क्यों? अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया रूल्स। ठीक है भाई, रूल्स आए तो इसको बोल दिया विज्ञान, और जब यहां पे व्यक्तिगत यू कहा जाए कि भी उसकी एबिलिटी की बात आई तो उसको बोल दिया कला। क्योंकि डाटा को एक व्यक्ति अलग, अरे सिंपल सी बात मानो, जब आप स्कूल में थे तो स्कूल में आपके जो साथी हैं वो भी नोटबुक क्रिएट करते थे, आप भी नोटबुक क्रिएट करते थे, आप भी नोट्स बनाते थे, आपके साथी भी नोट्स बनाते थे, और आपने भी असाइनमेंट बनाया था, आपके साथी ने भी असाइनमेंट बनाया था। इंफॉर्मेशन वही, लेकिन एक की कॉपी को टीचर देखते ही वाह, और एक की कॉपी को देखते ही टीचर क्या। समझ में आई बात? वो क्या था? वो एक बंदे की कला है कि किस तरीके से वो सूचनाओं को सामने वाले के सामने रख सकता है। इट इज एन आर्ट, ये कला है भाई। और वही तो यहां पे बोला है, बोले क्या? लेखांकन क्या है? सूचनाओं को दर्शाने की कला। क्लियर?
तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि ये क्या है। उसके बाद फिर बोला भाई वित्तीय प्रकृति, ठीक है, कौन सी प्रकृति? बोले सर वित्तीय। जी हां, हम व्यवसाय में केवल उन्हीं लेन देनों को लिखते हैं जो वित्तीय प्रकृति के हों, अर्थात जिनसे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव पड़े, भले ही वो प्रभाव सकारात्मक हो या नकारात्मक। यानी कि व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं उन पे कोई पॉजिटिव या लाइबिलिटीज हैं उन पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, तभी हम उनको बुक ऑफ अकाउंट्स में जगह देंगे। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि नॉन फाइनेंशियल नेचर की होगी उसको हम बुक ऑफ अकाउंट्स में जगह देंगे ही नहीं। समझ आई बात? नेक्स्ट, केवल मुद्रा में लेखा। अरे हाँ भाई हाँ, ये भी तो बात है। हम लेखांकन के अंदर सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी में मेजर कर सकें, और अगर हम यहां पे इंफॉर्मेशन को मनी में मेजर कर पाए तो ठीक है, उसको लिख लेंगे, और नहीं तो लेखांकन कहेगा भाई अपने बस की बात नहीं, हम इसको अपने यहां पे तो लिखेंगे ही नहीं। बंदा कहेगा ऐसा क्यों सर? तो सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 10 भैंस हैं, ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 15 गाड़ियां हैं, ठीक है, तो और मैं कहूं बताओ मैं अमीर हुआ के गरीब, एक बात के लिए आप कह सकते हो कि हाँ सर आप अमीर हो, ठीक है, लेकिन मुझे ये बात बताओ वो 10 भैंसे मतलब ना दूध देती और बिल्कुल कमजोर है, हड्डियों का पिंजरा है, वो 15 गाड़ियां सारी खड़ी खड़ी कबाड़ हो चुकी, कहने को तो गाड़ियां हैं लेकिन कबाड़ हो चुके, तो अब बताओ। तो इस सिचुएशन में आपको एक सेपरेट इंफॉर्मेशन चाहिए जो इनको भी इवैल्यूएट कर सके। भाई 10 भैंसे कितने की? तो मैं कह दूं अगर यहां पे मेरे पास 10 लाख की भैंसे हैं, अब देखो इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन उसको अगर हम बुक ऑफ अकाउंट्स में लाना चाहते हैं तो उसको मनी में मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। और अगर किसी सूचना को हम इंफॉर्मेशन को मनी में कन्वर्ट ही ना कर सके, माप ही ना सके, तो उसको तो बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे ही नहीं। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा यार, वो डायलॉग तो सुना ही होगा, बोले क्या मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो तब कहते हैं ना, वो दीवार फिल्म का डायलॉग है काफी पॉपुलर, मेरे पास माँ है। अब भाई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सबका अकाउंटिंग हो सकता है, रिकॉर्डिंग हो सकता है, माँ को कौन अकाउंट्स में लिखेगा यार? सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ये क्या कहता है? देखो अकाउंटिंग जो है ना भाई, वो क्या करता है भाई, वो अलग अलग लेन देनों को यानी कि ट्रांजैक्शंस को उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करता है, क्लासिफाई करता है अलग अलग समूहों में, और उन्हें खाता बही में खोले गए अलग अलग खातों में लिखता है। यही तो करता है वो। जैसे कि सबसे पहले किसी को वो इनकम मानता है, इनकम वाले ग्रुप में, किसी को एक्सपेंडिचर वाले ग्रुप में, किसी को असेट वाले ग्रुप में, ठीक है, और भाई किसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, लायबिलिटी वाले ग्रुप में, और किसी को कैपिटल वाले ग्रुप में। तो अलग अलग ग्रुप बट गए ना, तो कौन सी चीज कौन से ग्रुप में आ रही है तो ग्रुप में बांट दिया। और फिर ग्रुप में बात कहते हैं इनकम है, कौन से वाली इनकम है भाई, तो उसका नाम, अब वो मुझे रेंट के रूप में मिली है या वो मुझे सेल के रूप में हुई है, वो अलग अलग। तो अब ये जो अलग अलग है ये क्या है? ये अकाउंट है। और ये सब कहां पे खुलेंगे? बोले सर लेजर में। समझ आई बात? तो ये कहता है कि भी लेखांकन क्या करता है? लेखांकन लेन देनों को उनकी प्रकृति के आधार पर क्लासिफाई करता है अलग अलग समूहों में, और उन्हें खाता बही में खोले गए अलग अलग अकाउंट के अंदर लिखता है। यही तो होता है क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे पास इसकी जो फंक्शंस थे, ये हमारे पास फीचर्स थे, सॉरी, वो आ चुके हैं। ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब बंदा कहेगा सर जी इंग्लिश में लिख दिया आपने, तो हिंदी मीडियम वालों यार थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखे, क्योंकि हिंदी में लिखने पे है ना जो फॉन्ट है ना वो एक स्लाइड पे आने, फॉन्ट थोड़ा सा एक स्लाइड पे लेके आता है, तो वहां पे इंग्लिश हिंदी वाला थोड़ा सा और छोटा करना पड़ता, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लाइड का व्यू अच्छा नहीं होता यार, अक्षर बहुत ज्यादा छोटे हो जाते। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया है, और इनको कई स्लाइड्स पे रख रहा तो ये वैसे बोरियत भरा हो जाता। ठीक है, हर बार ये एक एक स्लाइड को अलग अलग करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं देखिए ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो बाकी हिंदी के लिए मैं बैठा हूं ना, मैं करा दूंगा हिंदी में, चिंता ना करो। ऑब्जेक्टिव्स को हम कहते हैं भाई उद्देश्य। ये कहता है कि लेखांकन का मेन उद्देश्य क्या है? ठीक है, उद्देश्य। तो यहां पे देखिए, टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। भाई देखिए जो भी व्यावसायिक लेन देन है ना, उनका क्या करना है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार करना। भाई जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर तरीके से लिखना, वही तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है।
जी हाँ, ये इसका पहला उद्देश्य है ही है। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अरे भाई, अकाउंटिंग की मदद से ही तो हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे। जब सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे तभी तो उनको कॉन्सेप्ट समझेंगे, उनका मैचिंग करेंगे और पता करेंगे कि भी हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए कि हमारे इनकम। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए इन कंपैरिजन टू इनकम तो हो जाएगा क्या, लॉस। और अगर इनकम ज्यादा हुई तो हो जाएगा क्या, सॉरी, प्रॉफिट। क्लियर। नेक्स्ट, टू नो द रीजंस बिहाइंड द नेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब बोले भाई, ये एक्चुअल हमको जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, इसका कारण क्या है? तो हम यहाँ पे मार्केट की सिचुएशन को समझते हैं। ठीक है, ये भी अकाउंटिंग की मदद से हो पाएगा भाई। वहां पे क्या है वो हम देखेंगे। देखिए भाई, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, इन्फ्लेशन की वजह से हमको लॉस हुआ है, या फिर रॉ मटेरियल की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, या फिर और कोई ऐसा खर्चा है जिसकी वजह से हमारे पास हमारी जो इनकम है ना वो घट रही है, या फिर मार्केट में कंपटीशन आ गया है उसकी वजह से। तो सारे जितने भी रीजन है वो अकाउंटिंग की मदद से हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। कहते हैं कि भी जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो हमारे पास इस कारण से हुआ है, और उस कारण को खोजने में अकाउंटिंग हमारी मदद करता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का सवाल होगा, बोले सर देखिए, मान लेते हैं हम आपकी बात को कि भी हमारी मदद करेगा, लेकिन कैसे सर? एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो जी हाँ, आपकी पूरी की पूरी मदद यहाँ पे करी जाएगी। वो कहता है, देखिए सर जी, हमारे पास एक प्रोडक्ट पहले 100 रुपए में बनकर तैयार होता था, ठीक है, और हम लगभग 1000 यूनिट उसकी सेल कर देते थे। ठीक है, कितने में? 120 में। अब 120 में हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके बाद कितने का हो जाएगा वो टोटल? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो भाई 1 लाख यूनिट बेच देना मैंने। 1 लाख यूनिट गुना में 1,20,000, सॉरी 120, तो कितना हो जाएगा हमारे? अगर मैं 1000 यूनिट बेच रहा हूं, सॉरी यूनिट बेच रहा हूं 1000, और गुना में 120, तो कितने हो गए हमारे पास? 1,20,000। अगर मैं कॉस्ट को देखूं तो कितनी है? 1 लाख। यानी कि मुझे प्रॉफिट हुआ कितना? 20,000। अब अगले साल मुझे प्रॉफिट हो गया 22,000। तो मैं इसका कारण जानना चाहूंगा कि भाई जो प्लस में 2,000 आए हैं ना, ये कहां से आए? इसको पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या मेरा मटेरियल सस्ता तो नहीं हो गया? ठीक है, तो मटेरियल सस्ता हो गया कि नहीं हो गया, इसको जांचने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को उठा के देखूंगा ना, क्या मैंने टेक्नोलॉजी जो चेंज करी उसकी वजह से तो नहीं चेंज हुआ? क्या मार्केट में रिसेशन तो, सॉरी मंदी तो नहीं आ गई जिसकी वजह से जो है कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रखा है? ठीक है, मंदी का मतलब मैं यहाँ पे वैसे रिसेशन से नहीं ले रहा हूं। मैं यहाँ पे मंदी का मतलब भाई क्या नाम बोलते उसको, लेबर सस्ता मिल गया हो, या फिर आपका रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया हो, या फिर आपका जो कॉमर्स वाला फील्ड होता है, मतलब कॉमर्स वाला यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है और दूसरी सर्विसेज, उनके ऊपर एक्सपेंडिचर कम हो गए हो, तो कोई भी रीजन वहां पे हो सकता है। तो वो चीज आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है, और उसका पता कहां से? अकाउंटिंग की हेल्प से ही लगता है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। बोले क्या? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बोले सर बिल्कुल सही बात कही, यहां पे व्यवसाय क्या जानना चाहता है? बोले क्या? फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है? इधर इधर फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि आपकी जो असेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू की बात कर। ठीक है, यानी कि वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। अब अगर आपकी असेट्स बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लायबिलिटी तो आप अमीर आदमी हुए, या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया हो गई। लेकिन अगर आपके ऊपर कर्जे ज्यादा है और संपत्तियां आपके पास कम है तो आप गरीब आदमी हो जाओगे। समझ रहे हो ना? तो फाइनेंशियल पोजीशन को अगर पता करना है तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, अकाउंटिंग हमारी पूरी हेल्प करता है। तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव में, यानी कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव में शामिल करता है कि ये बताना कि व्यवसाय अमीर है या गरीब, व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन पॉजिटिव है या नेगेटिव या न्यूट्रल, ये चीज है। उसके बाद फिर कहता है टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब देखो भाई साल 1, 2, 3, 4, 5, जब हर साल के अकाउंट बनेंगे तो उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे इजीली कंपैरिजन कर सकेंगे ना अपनी आज की परफॉर्मेंस का अपनी पिछली परफॉर्मेंस से। तो इसकी वजह से हम अंदाजा लगा सकेंगे कि हम ईयरली जो ग्रोथ है ना वो हमारी ऐसी है या फिर डाउनवर्ड है या फिर ऐसी है, तो हम अपनी ग्रोथ का जो चार्ट है ना वो इजीली बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछली इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हम करंट इंफॉर्मेशन की सीधी सीधे कंपैरिजन करेंगे और बता पाएंगे कि बिजनेस जो है ना वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर। समझ आई कोई बात? नेक्स्ट, टू डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट द बिजनेस। अब देखो भाई, एरर्स एंड फ्रॉड्स को, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है,
इस पे चलता है, डबल एंट्री सिस्टम पे। अब जब डबल एंट्री सिस्टम पे चलेगा तो बॉस मुझे एक बात बताओ, ये अकाउंटिंग की हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि सारी इंफॉर्मेशन को शामिल करेगा कि नहीं करेगा? बोले मतलब इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट समझ नहीं आया सर। सुनिए मेरी बात को गौर से। अरे भाई, बिजनेस के पास या बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो उस ट्रांजैक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा? आप कहोगे बोले हाँ जी सर करेगा। तो वही तो यहाँ पे कह रहा है। तो कहता है कि जब हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है, सारी की सारी असेट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है, किसको कितना देना है, कितनी संपत्ति, कितना टूल, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ पड़ा हुआ है, तो क्या कोई भी व्यक्ति हमारे साथ क्या कर सकता है? फ्रॉड कर सकता है? बताइए। फ्रॉड कब होता है? फ्रॉड तब होता है जब एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर्स हो, या यूं कहा जाए कि एक व्यक्ति के पास सारी इंफॉर्मेशन हो और वो सारी इंफॉर्मेशन जो इजीली मैनिपुलेशन कर सकता है, तभी तो ऐसा होगा, तभी तो ऐसा होगा। लेकिन अकाउंटिंग क्या करता है? वो करता है कि देखो भाई, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग काम सौंप दिया गया। अब जिस बंदे के पास जो भी काम है वो उसमें गड़बड़ करेगा तो दूसरे का काम गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए जो अकाउंटिंग है, और दूसरा, जब सारी चीजों का रिकॉर्ड मौजूद है तो वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन होती रहती है, जिसकी वजह से अब देखो माल पड़ा है भाई, मान लीजिए माल पड़ा है, तो वहां पे अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा कि कितना माल है, कितना रखा हुआ है, कितना चला गया, कुछ भी मैंने हिसाब नहीं रखा, तो उसमें से चोरी करना लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा। बंदा कह देगा कि कितना था, मुझे तो पता नहीं कितना। तो जब एक्चुअली में पता ही नहीं लगेगा तो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? और एरर्स, क्योंकि जब प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है तो किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना में गलती तुरंत पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, जिससे वो गलती ज्यादा लंबे समय तक आपको परेशान नहीं करेगी। ये बात का ध्यान में रखिए, तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो अकाउंटिंग ही है जो हमको यहाँ पे क्या कर रहा है, कहता है इन एरर्स और इन फ्रॉड से बचा रहा है। ये भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। जी हाँ, व्यवसाय से संबंध रखने वाली बहुत सारी पार्टीज हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको व्यवसाय की सूचना चाहिए। अब जिनको व्यवसाय की सूचना चाहिए ना सर, उन लोगों को क्या चाहिए? बोले जो इन्फॉर्मेशन है वो देगा कौन? सॉरी, क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई। उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा कौन? बोले ये जिम्मेदारी किसकी है? बोले अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग ही तो है जो इन सभी पार्टीज को वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसका उद्देश्य है। और फिर यहाँ पे टू हेल्प द मैनेजर्स इन मेकिंग पॉलिसीज। भाई जो मैनेजर्स है ना, जो मैनेजमेंट है, सॉरी कह सकते हो आप, वो अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, वो नीतियां बनाते हैं, नीतियां, पॉलिसीज को ही नीतियां कहते हैं हिंदी में भाई। वो प्लान्स बनाते हैं, यानी इन शॉर्ट वो क्या करते हैं? वो मैनेज करते हैं। ठीक है, वो मैनेज करते हैं। अब मैनेज कर रहे होते हैं तो वहां पे उनके लिए, उनको क्या चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए? इंफॉर्मेशन। क्या चाहिए उनको? इंफॉर्मेशन। कोई भी पॉलिसी वो बनाएंगे तो उनको क्या चाहिए? उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी उनको? वो इंफॉर्मेशन उनको अकाउंटिंग से ही तो मिलेगी। तो ये बात भी ध्यान में रखें। तो अकाउंटिंग का ही उद्देश्य है कि भी वो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन दे, जिससे मैनेजमेंट डिफरेंट काइंड की नीतियां और प्लान्स क्रिएट कर सके। आई होप सो आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर भी कोई बात है तो कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं, हम इस चीज को लाइव जब क्लासेस आएंगे तो वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बोले सर वो तो बात ठीक है, यहां से क्वेश्चन किस तरीके से जनरेट करा जाएगा? तो देखिए मेरे मित्रों, वो जबान पे है ना फिर से फिसल जा रही है, रात चल रहे हैं ना, तो कई बार मित्रों की जगह पे मुंह से पित्रों निकल जाता है। ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा। तो मेरे मित्रों, यहां पे जो इशू है आपका, बोले सर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर कैन आस्क फ्रॉम दिस स्लाइड। इस स्लाइड से हमको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? तो घबराते क्यों हो, हम बताएंगे ना। वहां पे आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग और विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब नोट पूछेगा तो इनमें से कोई 3 दे देगा और चौथा कुछ और, तो वहां पे ध्यान दो। और अगर विच इज द ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा तो इनमें से कोई एक दे देगा या इनसे संबंधित कोई एक दे देगा और बाकी 3 कुछ और। समझ आई बात? या फिर स्टेटमेंट में कह देगा, कहते लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना है, या फिर आपसे वो मैच द फॉलोइंग में कह देगा, कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, वो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि भी वहां पे वो कुछ नहीं कहता कि भी मैं क्या देने वाला हूं, वहां पे आपको बस एमसीक्यू के रूप में यानी कि 4 चीजें दे दी, उनको मिलान करना है ऑप्शन ए बी सी को 1 2 3 4 से। ठीक है, डी को 3 4 से। यहाँ पे आप लोग देखना है बी का ऑप्शन सी, और वहां पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है लेखांकन उद्देश्य। ठीक है, लेखांकन उद्देश्य
अब उसमें यहाँ पे इनमें से कोई एक ऑप्शन डाल देगा तो हमको वहां पे तैयार रहना है कि भाई हाँ लेखांकन उद्देश्य पूछा है तो भाई ये वाला ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। सर जी उद्देश्य में फंक्शन में फर्क है? जी हाँ, बहुत ज्यादा फर्क है। क्या क्या फर्क है? लेकिन सर जी लगता तो वही है जो पिछली बार पढ़ा था। जी हाँ, इंफॉर्मेशन वैसी भी लग रही है आपको, लेकिन थोड़ा सा जेन्युइन सा फर्क होता है। बोले क्या फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है यहाँ पे कार्य। सर जी लेखांकन करता क्या है? तो सबसे पहले तो वह सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है। दूसरी बात, जो अलग अलग यूजर्स है उनको सूचनाएं देता है। व्यवसाय की जो संपत्ति उनकी रक्षा करता है। कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उत्तरदायित्व तय करता है। यहां पर पढ़ने वाली चीज है ये, क्योंकि बाकी तो सब हम पीछे कर चुके हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। बोले सर ये बताइए उत्तरदायित्व कैसे तय करता है? तो पॉइंट नंबर 1 रिमेंबर करो, दिमाग में रखो, BUDGET, बजट। हिंदी में कहते हैं बजट। क्या हमारी सरकार हर साल बजट पास नहीं करती? क्या हमारी सरकार हर साल बजट नहीं बनाती? वो क्या करती है, हमारी सरकार क्या करती है, पहले उस पर फोकस करो। हमारी सरकार बताती है कि भी खर्चा या आइटम नंबर ABCD किस पे कितना खर्चा करा जाएगा, ये पहले से ही तय है। अब ये ABCD समझ में नहीं आया तो बोले डिफेंस पे कितना खर्चा होगा, एजुकेशन पे कितना खर्चा होगा, हेल्थ पे कितना खर्चा होगा, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हमारे पास, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा होगा। ये अलग अलग सेक्टर्स है। क्या सरकार इनके लिए पहले से बजट एलोकेट नहीं करती? क्या इनके लिए सरकार पहले से तय नहीं करती? तो अब जिस सेक्टर को जो दिया गया है जो भी बजट, तो क्या ये उस सेक्टर के हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको जो भी बजट दिया गया है सरकार की तरफ से आप उसका बेस्ट यूज करो? तो इसका मतलब इस सेक्टर को यहां पे क्या बना दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिया, और इसके हेड और इसकी जिम्मेदारी है कि जो भी आपको यहां पे फाइनेंस दिया जा रहा है आपकी जिम्मेदारी उसको संभाल, यहीं पे तो काम करते हैं। अब कंपनी है, कंपनी का सीईओ के नीचे आपने जो है देखा होगा दूसरे मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर 1 ये कौन सा, मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर है। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर है। ये हमारे पास सेल्स मैनेजर है। ये हमारे पास मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे सेल्स को और मार्केटिंग को सेपरेट कर दिया। इस तरीके से अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, और इन सभी को अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते रहने के लिए क्या चाहिए? बोले सर F फॉर फाइनेंस। तो कंपनियां क्या करती हैं, हर साल अपना एक बजट बना लेती हैं और कहती हैं कि भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले तेरे को इतना मिलेगा, तेरे को इतना मिलेगा, तेरे को इतना मिलेगा। अब जिसको जो भी मिला है उनको कहा गया कि भी आपको जो मिला है इसमें आपने अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। अगर मान लो कुछ भी इशू आता है, भाई वो बजट को फुल यूटिलाइज ना कर पाए या बजट को यूज करने के बाद ओवर एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इनसे पूछा जाता है क्यों भाई। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ना रहकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बन गया। किसने किया ये सब? अकाउंटिंग की मदद से ही तो हो पाया। वो जो भी खर्चा करेगा, वो जो भी यहाँ पे इस्तेमाल करेगा चीजें, उस सब का प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? अकाउंटिंग की वजह। तो यानी कि बिजनेस के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में कन्वर्ट कर देता है कौन? अकाउंटिंग, जिससे उनके किए गए सारे खर्चे और उनके सारे इनकम्स का प्रॉपर ब्यौरा होता है। और सर जो भी कंपनी के हेड होते हैं उनको कितना फाइनेंस देना है कितना नहीं, इसको डिसीजन लेने में उनको आसानी हो जाती है। आई होप कि आपकी समझ में ये आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है बोले फंक्शनल एरियाज। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, टिपिकल सा है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपको मैं समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। वैसे पूछ भी ले, क्या भरोसा भाई, एस्टेट वाले हैं, नेट वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए कहता है लेखांकन के अगर फंक्शनल एरिया यानी कि कार्यात्मक क्षेत्र, ठीक है, बंदा कहेगा बोले सर 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 ये तो फंक्शंस थे, अब ये फंक्शनल एरिया, तो फर्क है ना यार। देखो अकाउंटिंग का यूज होता कहां कहां पे है, कौन कौन से एरियाज में, कौन कौन से सेक्टर्स में। तो सबसे पहला तो भाई आपका निजी सेक्टर, जैसे कि भी आप कोई नॉर्मल दुकान पे काम कर रहे हो, किसी बिजनेसमैन के यहाँ पे काम कर रहे हो, कंपनी काम कर रहे हो छोटी मोटी, तो वहां पे ठीक है। जैसे किसी स्कूल में वर्किंग में हो आप, तो तब भी वो क्या है भाई, निजी है। कोई दुकान पे गए हो आप, तो वहां पे वो क्या दुकान करके बैठे हो, वहां पे भी क्या है, निजी है। फिर कहता है सार्वजनिक, तो कहता है जो बड़ी कंपनियां होती है उनमें ऑडिटिंग का, मैनेजमेंट सलाहकार का, और जो अकाउंटेंट्स हैं उनको के रूप में जब सर्विसेज दे रहे होते हो, तो आप कौन से में, तो आप सार्वजनिक लेखांकन में शामिल हो जाते हो।
फिर कहता है कि राजकीय है तो भाई सरकार की तरफ से जो यहाँ पे अपॉइंट करे जाते हैं अकाउंटेंट्स, उनको यहाँ पे कहता है राजकीय लेखांकन करने वाले, सरकारी लेखांकन करने वाले। अब यहाँ पे भी डबल एंट्री सिस्टम होता है भाई, यहाँ पे भी डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन सरकारी यहाँ पे नॉर्मली जो हमारे पास है ना, एक हरी यानी कि एकल एंट्री सिस्टम के ऊपर जो बुक ऑफ अकाउंट्स इनके मेंटेन होते हैं, क्योंकि सरकार का ज्यादातर काम नकद में चलता है। क्या सरकार का बिजली का बिल आप उधार कर सकते हो? हाँ, कुछ समय तक आप उसको पे नहीं करोगे, वो एक अलग बात है। कुछ समय तक आप उसको पे नहीं करोगे, वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार उसको अपनी, या जो बिजली बोर्ड उसको अपनी अकाउंटिंग में शामिल किस लिए करे? समझ रहे हो ना? तो वो चीज क्या है, जब भी आप पैसे देते हो, अरे कोई भी फीस कटती है यार, मोस्टली सरकार का काम नगद में होता है, तो इसीलिए जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है सरकार की, तो वहां पे जो एकल प्रविष्टि सिस्टम उसको मेनली यूज किया जाता है। पैसा आया तो ट्रांजैक्शन हुई, नहीं हुआ या नहीं आया पैसा तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, वो ऑटोमेटिकली पेंडिंग चला गया। समझ आई बात? नेक्स्ट हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंटिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। लेखांकन को मतलब समझा क्या जाए, तो कुछ व्यक्ति बोले लेखांकन को है ना पेशा मान लो, ठीक है, यानी कि उसकी प्रकृति क्या बताई, उसकी प्रकृति बताई, बोले भाई मैं तो लेखांकन को मानूंगा इधर प्रोफेशन, पेशा। ठीक है, पेशा क्यों मान रहा है बंदा, अपने पक्ष में जवाब देता है। भाई पेशा वो होता है जहां पर व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव को इस्तेमाल करता है और दूसरे व्यक्तियों को अपनी सेवाएं देता है और उसके बदले अपना पारिश्रमिक प्राप्त करता है, अपनी इनकम प्राप्त करता है यार, इसीलिए उसको क्या कहा जाए, पेशा कहा जाए। दूसरा बोला ना 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 ना, ऐसे नहीं काम चलेगा, इसको हम ये नहीं मानेंगे। तो बोले क्या मानेंगे? बोले लेखांकन है यार, उसको सामाजिक उत्तरदायित्व मानो आप। ठीक है, बंदा कहेगा ये कैसे मान ले भाई? तो देखिए, व्यापार का मालिक होता है, उसके साथ साथ लेखांकन को समाज के जो अलग अलग पक्षकार है, अलग अलग जो यूं कहा जाए पार्टीज है, जैसे कि भी लेनदार हो गया, इन्वेस्टर हो गया, सरकार होगी, आदि के प्रति भी तो उसको रिस्पॉन्सिबल होना ना, क्योंकि एक्चुअल इंफॉर्मेशन इसने अगर किसी को देनी है तो वो यही तो है। ठीक है, और जब इनको इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इसको हम कह सकते हैं भाई ये एक है ना, एक सामाजिक उत्तरदायित्व का काम इसको दे सकते हैं, कह सकते हैं। तो तीसरा बोला भी ना, ये नहीं, लेखांकन को हम कहेंगे एक बौद्धिक क्रिया। बौद्धिक क्रिया मतलब, अरे भाई यहां पे ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो लेखांकन, बोले सर लिख रहा हूं ना, लेकिन वो मानसिक क्रिया है भाई। अगर आपके अंदर दिमाग नहीं है, अगर आपने यहाँ पे बौद्धिक यानी कि उसको सोच समझ के विचार सीखा हुआ नहीं किया, तो ये काम नहीं चलेगा, ऐसे ही नहीं लेखांकन हो जाता। तो इसीलिए, क्योंकि यहां पर खुद के सोच विचार समझ की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए मैं इसको यहां पर बौद्धिक क्रिया कहता हूं, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। तो अब भाई आगे देखा जाए तो जितने मुंह उतनी बात वाला काम हो गया। तो इसीलिए यहां पर तीनों की बातों को मान लिया गया और कहा गया भी चलो लेखांकन की अगर प्रकृति की बात करी जाए तो हम उसको प्रोफेशन भी मान लेंगे, हम उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मान लेंगे, ठीक है, और हम यहां पर उसको एक बौद्धिक क्रिया यानी कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी मान लेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या होगा सर, तो फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द नेचर ऑफ द काउंटिंग, या हमारे पास जो बात कर लेगा सिंपल वे में, कहते हैं कि लेखांकन है, ऑप्शन में दे दे एक प्रोफेशन, एक सामाजिक उत्तरदायित्व, एक बौद्धिक क्रिया, या उपरोक्त सभी। अब ऑप्शन में क्या दोगे? तो ये चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, समझे इस चीज को। क्या होता है कि हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ के हमको लगता है यार ये कहां से आएगा, ये कैसे पूछेगा, जब तक उसके रिगार्डिंग हम लोग अपना क्वेश्चन जनरेशन नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि डिटो क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाला यार, फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन वहां पे पूछे जा सकते। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे कहते हैं भाई देखो, अभी अभी हम लोगों ने क्या पता किया, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि सर जो सामाजिक जिम्मेदारी जब निभाता है ना अकाउंटिंग, तो वो अलग अलग यूजर्स को इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे वही कह रहा है कि जो अलग अलग यूजर है ना भाई, वो कौन कौन है? तो लेखांकन सूचनाओं के जो उपयोग करता है, तो पहला बोला भी एक होते हैं आंतरिक यानी कि इंटरनल यूजर्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं जी एक्सटर्नल, बाहरी, एक्सटर्नल। अब ये इंटरनल यूजर कौन होते हैं? कहते हैं जो व्यवसाय के अंदर की बात है ना, वो यानी कि जो व्यवसाय के अंदर है या जिन पर व्यवसाय का डायरेक्ट कंट्रोल है, तो उनको, या कुछ भी कह सकते हो इधर यार, बिल्कुल डायरेक्टली जो बिजनेस से रिलेटेड है, उनको हम आंतरिक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब कैसे सर? तो देखिए, ये है मालिक, मालिक, हाँ जी मालिक, ओनर, जी हाँ बिजनेस का मालिक। दूसरा है प्रबंधक,
इनको हमने किस कैटेगरी में शामिल कर लिया? बोले आंतरिक। ठीक है जी। उसके बाद फिर बाहरी, यानी कि वो व्यक्ति जो कि व्यवसाय में हित रखते हैं, व्यवसाय में इंटरेस्ट रखते हैं या व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली काइंड। बोले सर कर्मचारी कैसे शामिल हो गए इसमें? तो बताएंगे, उस चीज के लिए भी ध्यान दें। तो पहले शुरू करते हैं लेनदार। तो देखिए सर, लेनदार कौन होते हैं? ये वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने व्यवसाय को कुछ सामान बेचा हुआ है या व्यवसाय को पैसा दिया हुआ है, तो वो हमारे पास उधार में पैसा दिया हुआ है, एज एन इन्वेस्टमेंट या एज ए कैपिटल नहीं, उधार में पैसा दिया हुआ है। तो वो, या फिर उधार में माल जिन्होंने बिजनेस को दिया हुआ है, उनको लेनदार कहते हैं, क्रेडिटर। फिर कहते हैं इन्वेस्टर्स, इनको हम यहाँ पे कहते हैं विनियोजक। सर जी जो बिजनेस में पैसा लगा रहे होते हैं यार, तो वो इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। और फिर होते हैं कर्मचारी, जो एम्प्लॉय होते हैं फर्म के, वो चीज सरकार और जनता और शोधार्थी या शोधकर्ता। इन सभी के बारे में जो बात कही जाती है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भी इन सभी को जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, इनको वो इंफॉर्मेशन देता है कौन? बोले सर अकाउंट। कैसी कैसी इंफॉर्मेशन किसको चाहिए और क्या इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे उनको देंगे, तो इस चीज के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहला बोले देखिए सर, मालिक है जो मालिक, हाँ जी मालिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सर, मालिक क्या चाहता है? मालिक चाहता है क्या? जानना एक चीज। बोले क्या चीज जानना चाहता है? वो जानना चाहता है कि मैंने जो पूंजी लगाई है वो डूबेगी तो नहीं। ठीक है, वो जानना चाहता है कि मैंने जो पूंजी लगाई है उस पे मुझे यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट रिटर्न तो मिल जाएंगे ना। ठीक है, मैंने जो पूंजी लगाई वो डूबेगी तो नहीं, वो मुझे यहाँ पे एप्रोप्रिएट रिटर्न मिल जाएंगे ना, ये सारी इंफॉर्मेशन वो चाहता था। लेकिन ये इंफॉर्मेशन उसका कौन? अकाउंटिंग। समझ आई? प्रबंधक ये जानना चाहता है कि भी मैंने जो प्लान बनाए, मैंने जो पॉलिसीज बनाए, मैंने जो भी यहाँ पे प्लानिंग करी है, कुछ भी करा, वो सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब वो सही जा रहे होंगे तो भाई कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, कंपनी के कस्टमर्स बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी। तो बंदा कहेगा, मैनेजर कहेगा वाह 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 सही जा रहा है सब कुछ। लेकिन अगर ये चीजें नेगेटिव हो जाए तो, नेगेटिव हो जाए तो मैनेजमेंट को यहाँ पे तुरंत समझ में आ जाएगा कि जो नीतियां हमने अभी बनाई है वो ठीक नहीं, इनको बदलने की जरूरत है। और ये डिसीजन मेकिंग यही तो होता है भाई। यहीं पे अकाउंटिंग उनको इंफॉर्मेशन देती है, भाई तुमने जो प्लान बनाया था ना वो सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। इसके आधार पर फिर जो मैनेजमेंट सोच लेती है कि हमने क्या चेंजेस यहाँ पे लाने हैं, क्या चेंजेस करने हैं। होपफुली कि आपको अच्छे से यहाँ पे ये बात समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। मतलब कहते हैं सर एक्सटर्नल यूजर, जी हाँ, इनको बाहरी उपयोगकर्ता कहते हैं सूचनाओं के, जो कि व्यवसाय से डायरेक्टली तो नहीं जुड़े हुए, लेकिन फिर भी इनको सूचनाएं चाहिए। बोले क्या? लेनदार सबसे पहले। सर जी इसने व्यवसाय को क्या दिया? माल दिया। कैसे दिया सर? उधार में दिया। तो उधार जिसका पैसा फंस जाएगा वो क्या चाहेगा? वो जानना चाहेगा कि क्या ये बिजनेस एप्रोप्रिएट इनकम कमा रहा है, क्या इसके पास एप्रोप्रिएट कैश अवेलेबल रहता है। अगर ये चीजें हैं तो वो उसको क्या करेगा? सॉरी यार बैटरी लो हो गई है, अभी जल्दी जल्दी वीडियो को सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहता है कि भी अगर मान लो कि भी वो उसको इजीली सारा चीजें कैश उसके पास अवेलेबल है, इनकम है, तो बंदा उसको क्या करेगा? माल इजीली बेच पाएगा, बिना धड़क बेधड़क बिना डर के वो इसको माल बेच देगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर भाई वो जानना चाहते हैं कि हम जिस कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या वो कंपनी हमको अच्छे से रिटर्न दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, वो कंपनी अच्छे प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, जानना चाहता है। और इसका पता कहां से चलेगा? बोले सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कर्मचारी, इनको क्या चाहिए? ये बेचारे भूखे नंगे, इनको हमेशा सैलरी की पड़ी रहती है। वैसे हमको भी पड़ी रहती है भाई, हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इनको चाहिए सैलरी हाई या वेजेस हाई। और ये देखते हैं कि भी हमारी जो कंपनी है ना वो ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अगर कंपनी ग्रो कर रही है, ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो ये एक चीज की उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं और वो कहते हैं बोनस और सैलरी इंक्रीमेंट। तो ये चीज इनके लिए मेन है, बस ये जानना चाहते हैं। इधर सरकार जानना चाहते हैं कि आपकी इनकम, आपके एक्सपेंडिचर, आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपकी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका यूज जो सरकार को चाहिए, जिसकी वजह से सरकार क्या करेगी? सरकार आपको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाएगी। ठीक है, और सरकार आपकी इनकम पे आपको टैक्स मांगेगी। तो ये चीज करने के लिए उसको ये सारी चीजें चाहिए आपकी। और जो जनता है, जनता भाई
क्या आप रिसोर्सेज को ढंग से यूज कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो है कि भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल जो क्लाइमेट है हमारा, उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे हो। ये सारी इंफॉर्मेशन को चाहिए। और जो भी हमारे पास शोध करता है, देखो भाई, जो रिसर्चर होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि भी आसपास की जो कंपनीज हैं उनके ऊपर लगातार रिसर्च करते रहना और बताना कि भाई फलां कंपनी बढ़िया काम कर रही है, फलां कंपनी डूबने जा रही है। स्टॉक मार्केट में देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग ऐसे रिसर्च एनालिटिकल बैठे हुए हैं जो कि लोगों को बताते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करो, पर्टिकुलर में नहीं करो। वो क्या है, वो रिसर्चर्स ही तो है, ठीक है, जो कि इकोनॉमी के बारे में। अब आईएमएफ लगा लो, वर्ल्ड बैंक लगा लो, डब्ल्यूटीओ लगा लो, ये बहुत सारी ऐसी हर साल कुछ शोध करते रहते हैं अलग अलग देशों में कि भी हाँ फलां देश के अंदर वहां पे बिजनेस सही चल रहा है, फलां देश में बिजनेस के लिए अब अपॉर्चुनिटी खुल रही है। वो कैसे, वो इसी तरह से कि हर देश के अकाउंट जो क्या बोलते हैं उसको यार, बिजनेस है, उन सभी के अकाउंटिंग्स को यहाँ पे देखा जाता है, उनकी ग्रोथ को, उनके ट्रेंड को देखा जाता है और उसके बिहाफ पे अंदाजा लगाया जाता है कि भाई हाँ पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आजकल बिजनेस आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर्टिकुलर बिजनेस कंपनी कंट्री ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारे के सारे डिसीजन। इसी के साथ आपको फिर से याद दिला रहा हूं मेरे साथियों कि हमारा जो एस्टेट का बैच है वो अभी लॉन्च होने वाला है। तो किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए तुरंत से तुरंत अपने आप को इनरोल करिए इन क्वालिटी कोर्सेज के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अभी देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इधर हम लोगों ने देखा था फंक्शनल एरियाज ऑफ अकाउंटिंग। ये भी चीजें भाई, ये भी सेम आपको लगेगा कि हाँ। अब यहां पे आते हैं क्या, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है भाई। ब्रांचेस का मतलब यहां पे जो लेखांकन है ना उसके अलग अलग टाइप्स, ठीक है, यानी कि लेखांकन के प्रकार, ठीक है भाई, सॉरी लेखांकन लिखना यार, क्या लिख दिया, लेखांकन के प्रकार। अब लेखांकन के प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार बोले क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय क्या करता है, कहता है जो भी आपने 11वीं क्लास में पढ़ा, जो भी 12वीं क्लास में पढ़ा, वो सब यही तो था, यानी कि बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करना और फाइनेंशियल पोजीशन बताना और इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का सारा काम इसका है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, भाई बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है, वो अपनी कीमत या जो लागत है उसको जानना चाहते हैं, भाई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना खर्च हुआ कितना नहीं, तो इसकी जो अकाउंटिंग करता है, लागत का जो अकाउंटिंग करता है, वो अगली ब्रांच बन गई कॉस्ट अकाउंटिंग। और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कहता है प्रबंधकों के लिए जो अकाउंटिंग होता है उसको प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं। मेन अकाउंटिंग 3 ही है भाई, बाकी आगे इनके सब पार्ट हैं, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं इनको कह दूं बोले क्या है, ये सभी इन्हीं में से निकले हुए हैं मेरे मित्रों, मेरी बहनों, ये सब इन्हीं में से निकले हुए हैं। अकाउंटिंग में कितने नाम रखते हैं, जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग रख दो, एचआर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग रख दो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रख दो, टैक्स अकाउंटिंग रख दो, ये सारी की सारी चीजें है ना यहीं से निकली हैं और कुछ नहीं है। फिर बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहला हेल्पफुल है भाई, मदद करता है किसमें, बिजनेस के मैनेजमेंट में। ये मैं टू द पॉइंट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां से सीधे सीधे एमसीक्यू उठते हैं। इनकी थ्योरी पढ़ के यहां पे बताऊंगा तो आपको 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन में थोड़े ना हो यार कि आपने थ्योरी लिखनी है। इधर एस्टेट है, एमसीक्यू आएंगे तो बिल्कुल टू द पॉइंट चलते हैं, बिना किसी फालतू के कंटेंट के, ठीक है। अब मैनेजमेंट करने में हेल्पफुल होता है, तो बताया ना अभी, बिजनेस के मैनेजर को क्या चाहिए, इन्फो, कौन देगा, अकाउंटिंग, सीधी सी बात है यार। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन प्लानिंग, अरे मैनेजमेंट ही तो प्लान करता है भाई, और उस मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, इन्फो, और उसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे मैनेजमेंट के अलग अलग प्लान्स और अलग अलग पॉलिसीज बनाता है यार, निर्णय लेता है, ठीक है। कंट्रोलिंग, भाई नियंत्रण करने के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं बनाए थे हमने अभी थोड़ी देर पहले। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना दिए और अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर थोड़ा सा गलत बिहेव कर रहा है तो उसके ऊपर तुरंत रेक्टिफिकेशन वाली एक्टिविटीज को अप्लाई करना, उसको ठीक करना की तरीके अप्लाई करना, ये सब क्या है, अकाउंटिंग की मदद से तो हेल्प कर पाएंगे वो, या नहीं। मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला कि तूने एक साल में है ना 1000 यूनिट बनानी है, लेकिन नवंबर यानी कि साल का मिड आ चुका है, उसने अभी तक 500 यूनिट नहीं बनाई, यानी कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट उसको साल में 1000 बनानी है, तो आधे साल तक तो 500 बन जानी चाहिए थी, लेकिन वो अभी 300 में है। तो जैसे अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन देगी कि उसने अभी तक 300 ही बनाई है, तो हम तुरंत कह देंगे भाई इसको थोड़ा सा चेंज करो यार। तो क्या कंट्रोलिंग में हेल्प करता है हमारी। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, भाई प्रॉफिट एंड लॉस की जो सूचनाएं है वो कौन दे रहा है यार, अकाउंटिंग ही तो दे रहा है, तो इसके फायदा है इधर। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बढ़िया है, घटिया है या ठीक ठाक है, ओके ओके, ये सारी की सारी बातें। नेक्स्ट हमारे पास इनेबल्स इन कंपैरेटिव स्टडी, तो मैंने बताया था पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल,
अपने ही प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को प्रीवियस इंफॉर्मेशन से मैच करने के लिए कौन एडवांटेज हमारी हेल्प करता है ना, या फिर कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी। क्योंकि अब यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है, यूनिफॉर्मिटी आने के बाद हमारे पास जो पॉइंट इधर आ गया वो क्या है सर जी, कंपनी ए अपनी अकाउंट का कंपैरिजन कंपनी बी से कर सकती है, ये अपने अकाउंट का कंपैरिजन सी से कर सकती है और डी से कर सकती है। सब करने के लिए कौन, अकाउंटिंग ही तो है जो उनकी मदद करेगा। भाई तुझे अपना कंपैरिजन करना है तो आजा, मैं तेरे को बेस प्रोवाइड कराती हूं। कौन कहता है, अकाउंटिंग। तो इसका एडवांटेज है भाई। फिर टैक्स लायबिलिटी सेटअप करना या टैक्स लायबिलिटी बताना, तो देखिए भाई टैक्स लगता है किस पे है, प्रॉफिट पे या यूं कहा जाए इनकम पे। अब इनकम कहां से पता लगेगी, बोले अकाउंटिंग से ही तो लगेगी सर। और जब इनकम का पता या प्रॉफिट एंड लॉस का पता अकाउंटिंग से चलेगा तो देखिए टैक्स लायबिलिटी को असेस करना है तो वो किसकी मदद से हो पाएगा, वो हमारे अकाउंटिंग की मदद से ही तो हो पाएगा ना सर। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जा रहे हो मेरे भाइयों। अब यहाँ पे कहते हैं एविडेंस इन लीगल मैटर। भाई आपने किसी को पैसे दिए या नहीं दिए, आपसे किसी ने पैसे लिए कि नहीं लिए, आपने किसी को पेमेंट किया कि नहीं किया, कोई ट्रांजैक्शन हुई कि नहीं हुई, इसका अगर आपने कोर्ट में प्रूफ देना पड़ जाए तो कौन हेल्प करेगा आपकी, बताइए। आप कह दोगे सर जी अकाउंटिंग, तो यही तो बात है इधर। तो ये लीगल मैटर्स में भी काम करता है। आपने कोई खर्चा किया है या नहीं किया है वो प्रूफ कहां से करोगे, अकाउंटिंग से ही तो करोगे यार। ठीक है, इनकम टैक्स वाले बोलने लगे बताओ तुमने खर्चा कहां किया, तो आप तुरंत जाके अपने वाउचर निकाल के लाओगे, अपने सोर्स डॉक्यूमेंट निकाल के लाओगे, देखो जी ये खर्चा यहां पे किया है हमने। ठीक है, तो एविडेंस के रूप में भी काम करता है, कोर्ट में भी काम करता है, इनकम टैक्स वालों के सामने भी एज एन एविडेंस काम करता है, एज ए प्रूफ काम करता है। अब फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। भाई अगर बिजनेस बेचना चाहें तो बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू पता करना हमारे लिए मुश्किल काम है। क्या हुआ, मैं एक बंदे के पास गया, उसकी किराना की शॉप थी। भाई मैं वैसे ही मजाक मजाक में बोला बोल भी तेरी दुकान की कीमत क्या है। अब उसकी दुकान में मैक्सिमम ज्यादा नहीं कहता था, सिर्फ 20 डब्बे रखे थे टॉफी के। वो मेरे को कहता है मेरी दुकान में लाखों का सामान पड़ा हो। अरे भाई तेरे 20 डब्बों के लिए 1 लाख देने पड़ गए तो फिर तो ऐसे मान लग में हो गया काम। तो क्या है, वो अपनी तरफ से तुक्का लगा रहा है ना कीमत का। जबकि बिजनेस को जब एक्चुअली में बेचना जाओगे तो आपको क्या, आपकी असेट्स और लायबिलिटीज का प्रॉपर ब्यौरा होगा, पता होगा, तभी तो आप अपने बिजनेस की सही कीमत बता पाओगे। और अकाउंटिंग ये करता है आपके लिए, आपके बिजनेस की सही जो कीमत है ना वो बता सकता है। फिर साझेदारी में मदद करता है। भाई देखो कहा जाता है, हरियाणवी में एक कहावत है, साझे की तो मां भी बुरी। अब वही चीज यहाँ पे क्या है कि जब पार्टनरशिप होती है तो उनके अंदर एक दूसरे के ऊपर फेथ होता है, और फेथ टूटने का कारण बोले पैसा, और बोले सर साझेदारी में इंपॉर्टेंट क्या है, वो पैसा। तो भाई पैसे की वजह से फेथ ना टूटे, इसीलिए प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साझेदारी बनाए रखने में अकाउंटिंग जरूरी। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। भाई लोन चाहिए, बैंक वाले क्या कहेंगे, दिखा तेरी स्टेटमेंट, तेरी बैंक स्टेटमेंट दिखा, तेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तेरे बुक ऑफ अकाउंट दिखा। तो अकाउंटिंग आपको लोन लेने में मदद करेगी कि नहीं करेगी, जी हाँ बिल्कुल करेगी। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। भाई कोई भी आपकी एरर्स हो रही हैं, गलतियां हैं और फ्रॉड्स हैं, तो उनको इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो ये भी इसका एक उद्देश्य या यूं कहा जाए कि भी फायदा है हमारे को। तो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिमिटेशन यानी कि सीमाएं। देखो कोई भी एक चीज है, अगर उसकी कुछ खूबियां हैं तो उसकी कुछ कमियां भी जरूर होंगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पहली कमी, भाई इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। तो देखिए ध्यान से, कोई भी एक अकाउंटेंट होता है ना, तो उसको बहुत सारे ऐसे पर्सनल जजमेंट करने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं, जिनकी वजह से कई बार अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो यूं कहा जाए कि भी क्रेडिबिलिटी है ना वो गिर जाती है। जैसे कि भी किसी एक्सपेंस को एक्सपेंस मानने की बजाय अगर वो यहाँ पे उसको यूं कहा जाए कि भी रेवेन्यू मान ले, या फिर किसी ऐसे रेवेन्यू को जो कि, या ऐसे किसी इनकम को जो कि होनी थी कैपिटल, लेकिन उसको यहाँ पे कौन सी कैपिटल रेवेन्यू होना था लेकिन उसको नॉर्मल रेवेन्यू मान लिया जाए। या फिर किसी पर्टिकुलर असेट या लायबिलिटी या एक्सपेंडिचर को बिजनेस की बुक ऑफ अकाउंट्स में एंटर करना है या नहीं करने का जो डिसीजन है वो सोलली अकाउंटेंट पे चला जाता है कई बार, जिसकी वजह से है ना यहाँ पे जो हमारे अकाउंटिंग है ना वो एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हमको शो नहीं करती है।
नेक्स्ट जो अगली लिमिटेशन है वो कहता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो देखिए जब एक व्यक्ति के निर्णय से अकाउंटिंग के अंदर कमियां आ जाती हैं तो जो कॉन्सेप्ट्स और जो कन्वेंशंस है वो तो कंप्लीटली मैन मेड है भाई, ठीक है, वो तो कंप्लीटली मैन मेड है। अब मैन मेड हो जाने की वजह से क्या होता है इधर समझिए, कोई एक कन्वेंशन किसी एक देश में एक कंट्री में एक्टिवेट होती है लेकिन दूसरी कंट्री में एक्टिवेट नहीं होती। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कोई एक कन्वेंशन कहीं पे लागू है लेकिन हो सकता है वो हमारे यहाँ पे अप्रोप्रिएट ना हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। और उस कंट्री की जो भी बुक ऑफ अकाउंट्स बिजनेस वगैरह ने जो भी बुक ऑफ अकाउंट्स बना रखी होंगी क्या वो हमारी कंट्री के बुक ऑफ अकाउंट से मैच करेंगे? जी नहीं। तो यहां पर उसकी कमी हो जाती है, ये उसकी लिमिटेशन बन जाती है। और फिर अधूरी सूचना, जी हां अधूरी सूचना, तो इन दोनों को एक साथ में पढ़ लेते हैं। देखो पहले पॉइंट पे क्या बोला कि ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन कितने तरह की होती है वो समझ ले पहले, क्योंकि एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है क्वांटिटेटिव, ठीक है भाई, यानी कि मात्रात्मक, ठीक है भाई। और दूसरी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास क्वालिटेटिव, जो इधर लिखा हुआ है क्वालिटेटिव, यानी कि गुणात्मक। अब क्या कह रहा है कि हमारा अकाउंटिंग है ना सिर्फ मात्रात्मक इंफॉर्मेशन को ही शामिल करता है, गुणात्मक सूचनाओं को, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को ये कंसीडर करता ही नहीं। तो क्या ये हमको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये हमको इनकम्प्लीट यानी कि अधूरी इंफॉर्मेशन ही दे रहा है। तो इसीलिए ये हमारे पास इसकी लिमिटेशन की कैटेगरी में आ जाता है, लिमिटेशन की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट फिर कहता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है भाई? देखो 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 ध्यान, इस चीज को समझने के लिए यहां पे आपको समझना होगा क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि ऐतिहासिक लागत। देखो हमको अगर बात करें यहां पर, ये कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा सा समझने का है। पहली बात, हम अकाउंटिंग के बिहाफ पे क्या कर रहे हैं सर? सर मैनेजमेंट की बात करें तो उसको प्लानिंग करना है सर। सर मैनेजमेंट की बात करें तो उसको पॉलिसीज बनानी है सर। इसका मतलब मैनेजमेंट फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं? फ्यूचर ओरिएंटेड है ना? जी हां फ्यूचर ओरिएंटेड है, यानी कि भविष्य के लिए निर्णय ले रहा है वो लेखांकन के आधार पर। लेकिन लेखांकन में तो यार ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन है, यानी कि पुरानी इंफॉर्मेशन है। तो ये कहता है पुरानी इंफॉर्मेशन हमारे भविष्य के लिए आधार का काम नहीं कर सकती। हाँ भाई ये कह सकते हैं देखो ट्रेंड वगैरह एनालिसिस करना है तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, आपके दादाजी के टाइम पे या सिंपली हमारे दादाजी के टाइम पे जो उस वक्त का अकाउंटिंग सिनेरियो था, जो उस वक्त के लोगों की इनकम थी, जो उस वक्त का जो ट्रेंड था, क्या उसका कंपैरिजन आज से अगर कराया जाए तो क्या उस समय की इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे मैं आज की प्लानिंग कर सकता हूं? आप कहोगे नहीं सर। तो बस इसी बात को आधार बना के उसने इसकी क्या बना दी, उसने इसको यहां पे लिमिट कर दिया कि नहीं ये चीज गलत है, हम ऐतिहासिक यानी कि पुरानी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे फ्यूचर के प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाता है। नेक्स्ट भाई ये कहता है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, या यूं कहा जाए कि भी इसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन सब में से जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने करे हैं ना, मैं आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स दिखाऊंगा और उसमें से भी आप सीधा सीधा एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ किस तरीके से हमारे को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मोस्टली वो इधर से आते हैं भाई। यहां पे कह रहा है कि विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग को अगर मैं हिंदी में कहूं तो कहते हैं जी ऊपरी दिखावा। ये कहता है ऊपरी दिखावा। ये क्या होता है सर ऊपरी दिखावा? तो देखिए ध्यान से, जब एक कंपनी अपने जो भी यूं कहा जाए कि भी इंफॉर्मेशन चाहने वाले हैं उनको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ना देकर उनको मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन देती है। वो कैसे? देखिए कंपनी के अकाउंट्स यहां पे क्लोज होते हैं मान लीजिए 31 मार्च को, और कंपनी के 31 मार्च को जब अकाउंट क्लोज हुए तो कंपनी को प्रॉफिट दिखा इधर 2 लाख का, ठीक है जी। अब 2 लाख का प्रॉफिट दिखा तो सर इशू क्या है? इशू ये है कि कंपनी को एक असेट चाहिए, या फिर कह सकते कंपनी को एक लायबिलिटी पे करनी है जो कि कितने की है? 3 लाख की। अब कंपनी को ये असेट या ये लायबिलिटी इसी साल खरीदनी थी, लेकिन कंपनी है ना उसको 31 मार्च तक होल्ड पर रख देती है, और अकाउंट बनने के बाद फिर अगले दिन उस असेट को या उस लायबिलिटी को खरीद लेती है या पे कर देती है।
अब एग्जैक्ट सिचुएशन में तो फर्म को यहां पर -1 लाख यानी कि 1 लाख के खर्चे कंपनी के ज्यादा हो गए, कंपनी को तो लॉस है भाई। लेकिन बुक ऑफ अकाउंट्स क्या शो करेंगे? बुक ऑफ अकाउंट शो करेंगे 2 लाख का प्रॉफिट, जिसको देखकर अब सभी लोग क्या देखेंगे? फाइनल अकाउंट्स। अब ये तो साल शुरू हुआ है नया, तो इसके तो फाइनल अकाउंट बनने में पूरा साल लगेगा तब तक। लेकिन अगर कंपनी इस 3 लाख की ट्रांजैक्शन को इसी साल कर देती तो क्या कंपनी को 2 लाख के प्रॉफिट शो होते? आप कहोगे जी नहीं। तो कंपनी ने क्या करा है इधर? कंपनी ने इधर दिखावा करा है, और इसी को हम ऊपरी दिखावा कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग। अब ऐसा करने से कई बार हो सकता है कंपनी आगे जाके बिल्कुल लॉस मेकिंग फर्म बन जाए, तो लोग है ना इन्हीं इंफॉर्मेशन को देखेंगे जो फिलहाल उसने दी है, जिसके बिहाफ पे कई बार जो छोटे इन्वेस्टर हैं या कोई भी इन्वेस्टिंग करता है यार, वो कई बार प्रॉब्लम में आ जाता है। तो विंडो ड्रेसिंग, जो कि ये हमारे पास कई बार अकाउंटेंट और फर्मों के मालिक और कंपनीज के मालिक कई बार ऐसी जो है कि भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। भाई फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्य का अनुमान लगाना। एक बात बताओ, अभी हमने क्या किया था, इसके अंदर सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट शामिल है। अब जब हिस्टोरिकल कॉस्ट शामिल है और उसके बिहाफ पे हम फ्यूचर के प्लान नहीं बना सकते, तो भविष्य का अनुमान कैसे लगाएं? क्योंकि भविष्य तो अनिश्चित है। तो पुरानी हो चुकी घटनाओं के आधार पर या हो चुके लेन देन के आधार पर मैं भविष्य का अंदाजा कैसे लगा सकता हूं? अब हमको नहीं पता ना कि भी कोई भी घटना भविष्य में होगी कि नहीं होगी, एक सिर्फ अंदाजा है ना, तो प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं हो सकता, एक प्रॉपर फोरकास्ट यहां पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर जो डाटा है वो हिस्टोरिक नेचर का होता है, वो पुराना होता है, जिसके बिहाफ पे हम लोग भविष्य की इंफॉर्मेशन या भविष्य की प्लानिंग नहीं कर सकते। ऐसा लिमिटेशन क्रिएट करने वालों का कहना है। लेकिन देखो भाई, पॉजिटिवनेस के साथ साथ लिमिटेशन होती ही है, ठीक है। ये नहीं कि डेफिनेटली बिल्कुल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली फोरकास्ट नहीं कर सकते, ये बात भी ध्यान में रखने की होती है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो हमारे पास अकाउंटिंग है ना भाई, उसकी जो गुणात्मक विशेषताएं हैं, ठीक है, गुणात्मक क्या लिख रहा हूं मैं भी, ठीक है, जो हमारे पास अकाउंटिंग है तो उसकी जो गुणात्मक गुणात्मक, और लिखने में थोड़ा सा इशू हो गया था, ठीक है, जो गुणात्मक इंफॉर्मेशन है, विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बोले विश्वसनीयता। भाई आपकी जो अकाउंटिंग है ना, उसमें क्या होना चाहिए? कहता है वो विश्वास करने लायक होनी चाहिए सर, ठीक है। यानी कि आप इस तरीके से अपने बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करो कि लोगों में विश्वास बने कि हाँ ये किताबें बिल्कुल सही हैं, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन निकल रही है वो बिल्कुल सही है। यानी कि ये विशेषता अगर आपके अकाउंट्स में है तो आपके अकाउंट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं। और अगर मान लो कि भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि भी ये आपके बुक ऑफ अकाउंट सही है कि नहीं, तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट आपका फिर कहता है जी हमारे पास कि भाई आपकी जो अकाउंटिंग है ना, उसमें रिलेवेंसी होनी चाहिए, यानी कि साल दर साल बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पहले साल कुछ टेक्निक इस्तेमाल करी अकाउंटिंग की, अगले साल प्रोसीजर बदल दिया, फिर बदल दिया, फिर बदल दिया, फिर कोई दूसरा मेथड अप्लाई कर दिया। ऐसा करने से है ना आपकी जो कंसिस्टेंसी और जो रिलायबिलिटी है ना वो खत्म हो जाती है, ठीक है। जो रिलेवेंसी है, संबंधता है जो आपका प्रीवियस डाटा के साथ, तो इससे है ना लोग कंपैरिजन नहीं कर पाते, ना आपका ही कंपैरिजन आपके पिछले डाटा के साथ कर पाएंगे और ना ही आपकी फर्म का कंपैरिजन दूसरी किसी फर्म से कर पाएंगे। तो जिससे है ना फिर आपकी अकाउंटिंग की कोई क्रेडिबिलिटी रहेगी ही नहीं। तो उसमें ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन वहां पे होनी चाहिए, ये फीचर वहां पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आने लायक, यानी कि आप ऐसे मेथड्स को या डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। मेथड आपने इस तरीके का यूज करना डाटा रिप्रेजेंटेशन का कि पर्टिकुलर पर्सन को वो चीजें है ना तुरंत समझ में आए। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो फिर तो देखो प्रॉब्लम आएगी भाई बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, कंपैरेबिलिटी, तुलनात्मक होना चाहिए। अभी यही तो बोला ना कि भी आपका जो डाटा है ना वो कंपैरिजन यानी कि तुलना लायक होना चाहिए। आपका ही डाटा आपके प्रीवियस डाटा से कंपैरेबल हो और आपका डाटा दूसरी फर्मों के साथ कंपैरेबल हो। ये कब हो पाएगा? बोले जब आपने प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज करा होगा और आपके अकाउंट्स में बाकियों के अकाउंट्स में सिमिलैरिटी होगी। और अगर ये नहीं है तो फिर आपके अकाउंट में कंपैरेबिलिटी की जो क्वालिटी है वो गायब हो जाएगी और आपके अकाउंट्स पे से लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। नेक्स्ट, फेथफुलनेस प्रेजेंटेशन। भाई जो भी डाटा आपका है उसको सही रूप में दर्शाना, उसको मैनिपुलेट नहीं करना, जैसे विंडो ड्रेसिंग में भी किया था।
भाई इससे क्या होगा, आपने एक बार कर लिया तो नेक्स्ट टाइम देखो क्या पता नहीं लगेगा, पता लगेगा। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम को बखूबी करती हैं, पता लगेगा, ऑडिटिंग में पता लगेगा कि आपने ऐसा किया, तो उससे क्या होगा, फिर विश्वसनीयता खो दोगे ना। तो इसीलिए आपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर तरीके से सही वे में शो करना है ताकि कोई इश्यू ना बने। अब क्वेश्चन क्या होता है सर इधर से, तो वो सीधा सीधा पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, या फिर स्टेटमेंट बना देगा, कोई एक स्टेटमेंट दे देगा आपको। तो इसके रिगार्डिंग चिंता ना करें, जितने भी एमसीक्यू आपके बन सकते हैं इससे, वो आपके एमसीक्यू की क्लास सेपरेटली ली जाएगी, जिससे आप समझ पाओगे कि असल में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्योंकि हम क्या करने वाले इधर, हम यहाँ पे जैसे ही कोई एक क्लास होती है तो क्लास के तुरंत बाद उसके जो एमसीक्यू वाली क्लास है ना, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि भी आपने जो जो चीजें पढ़ी साथ के साथ उनका रिवीजन, उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है ना, वो इजीली कर पाओगे आप और आपको इश्यू नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग। बोले सर रोल ऑफ अकाउंटिंग, जी हाँ, रोल ऑफ अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास वो है लैंग्वेज। यहां पे कहा गया कि सर जी अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग उसको क्या कहा गया, लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा गया। अब बंदा कहता है सर जी इसमें लैंग्वेज क्यों कहा गया, कैसे काम करती है। देखो भाई बिजनेस है ना एक्चुअली में गूंगा है, ठीक है, वो देखा जाए तो बहरा भी है, ठीक है, और सही मायने में देखा जाए तो वो अंधा है। यानी कि जो कमियां एक व्यक्ति में हो जाए तो उसका जीवन लगभग अधूरा सा हो जाता है, वो सारी कमियां बिजनेस में है। अब इन सभी कमियों को दूर करने का काम कौन करता है, बोले सर अकाउंटिंग। बोले कैसे, बिजनेस के पेट में दर्द है या पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, बिजनेस कैसे बताएगा। मतलब बिजनेस को कि किस पोर्शन में लॉस हो रहा है, कहां पर उसको प्रॉफिट है, या कहां पर किस चीज की कमी है, किसी भी पर्सन को पता कहां से लगेगा, बोले अकाउंटिंग से। तो अगर बिजनेस को अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है वेरियस यूजर्स के साथ, वेरियस पार्टीज के साथ, तो उसको क्या करना होगा, क्या करना होगा, सिंपल सी बात ध्यान में रखे, उसको अकाउंटिंग के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन देनी होगी उन यूजर्स को। कौन कौन है वो यूजर्स, अभी पढ़े तो थे, ऑनर है, मैनेजमेंट है, और आउटर पार्टीज, गवर्नमेंट लगा लो भाई, रिसर्चर्स लगा लो, एम्प्लॉयज लगा लो, हमारे पास जो है कि भाई हमारे कस्टमर्स लगा लो, क्रेडिटर्स लगा लो, ये सब के सब हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल। इन सभी को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो अकाउंटिंग के थ्रू ही तो मिलेगी, क्योंकि बिजनेस खुद तो बोलेगा नहीं, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है भाई, वो तो कृत्रिम व्यक्ति है जिसको बना दिया गया, वो ना बोल सकता, ना वो चल सकता, ना वो कह सकता, ठीक है। तो इसीलिए अकाउंटिंग का जो रोल है वो एक भाषा के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। भाई देखो सबसे पहली तो बात है, हम यहाँ पे जो कमी थी ना उसी को एज ए रोल लेके चल रही है, ठीक है। क्या कहता है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अब मान लो कि भी मुझे किसी ट्रांजैक्शन के बारे में कोई पुराना रिकॉर्ड चाहिए, तो अकाउंटिंग से मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, तो बिल्कुल मिलेगा। तो इसीलिए यहां पे कहा जाए कि भाई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मामले में ना अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे ऐतिहासिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब की सब हमको अकाउंटिंग के थ्रू मिल सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, किसकी मदद से, अकाउंटिंग की वजह से, क्योंकि जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंडिचर हुए, उन सब का यहाँ पे क्या सीधा सीधा मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू मैच कराया जाएगा। और अगर इनकम ज्यादा हुई तो प्रॉफिट होएगा, और एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए तो लॉस होएगा। एक सिंपल सा मैकेनिज्म है यार। फिर नेक्स्ट, रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। तो क्योंकि बिजनेस व्यवसाय की सारी असेट्स और लायबिलिटीज का कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है, तो जिसकी वजह से भाई अगर असेट्स बहुत ज्यादा है बिजनेस के पास, लायबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन कहलाएगी। और अगर फाइनेंशियल पोजीशन वीक कब कहलाएगी, जब लायबिलिटीज की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है और असेट्स कंपैरेटिवली काफी कम है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, ये वीक है, ठीक है, और ये गुड। यहां पे ध्यान दो, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगेगा उसके असेट्स और लायबिलिटी के, और हमारा अकाउंटिंग बिजनेस की इन्हीं असेट्स और लायबिलिटीज का कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है ना, तो फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने में एक अहम रोल अदा करेगा कि नहीं करेगा। बंदा कहता है जी हाँ बिल्कुल करेगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कहते हैं रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अरे मुझे ये बताओ, लेखांकन की सारी सूचनाएं कौन दे, सॉरी लेखांकन की बोल रहा हूं, बिजनेस की सारी सूचनाएं कौन दे रहा है। आप कहोगे सर सारी सूचनाएं अकाउंटिंग ही तो दे रहा है, तो अकाउंटिंग को अगर मैं बिजनेस का इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल दूं तो क्या कमी थोड़े ना है। तो अकाउंटिंग ही तो है जो बिजनेस के इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में काम कर रहा है। किसी को कोई भी सूचना चाहिए तो कौन दे रहा है, बोले सर अकाउंटिंग दे रहा है। तो समझ जाओ, समझदार हो आप सभी। नेक्स्ट, रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए भाई, क्योंकि
बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग का काम होता है तो वो क्या है, वो एक काइंड ऑफ सर्विस है जो किसी आदमी के द्वारा आपको दी जाती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, it is regarded as a service activity because it provides quantitative financial information which is helpful in the user in different ways। तो ये कहता है कि भाई ये एक प्रकार की सर्विस है, एक प्रकार की सेवा है जो किसके द्वारा, कहता है कि भाई बिजनेस द्वारा दी जाती है अलग अलग पार्टीज को। ठीक है भाई, जो भी पर्सन इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो बिजनेस का जो अकाउंटिंग है वो इन सभी को एक किस्म से सर्विस ही तो दे रहा है। भाई आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं दूंगा आपको, एक किस्म का अकाउंटिंग क्या कर रहा है इधर, सर्विस प्रोवाइडर के रोल में है कि नहीं, आप कहोगे ना बिल्कुल हाँ, सर्विस प्रोवाइडर के रोल में है सर। जो अलग अलग पार्टीज हैं भाई, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन देगा, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर को इंफॉर्मेशन क्या है, एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने वाला कहता है सर्विस प्रोवाइडर सर। यानी कि एक लिहाज से कह सकते हैं कि अकाउंटिंग आपका डिलीवरी बॉय है भाई, जो आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है। तो एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवर करने की जो सर्विस है ना, वो आपको अकाउंटिंग ही दे रहा है। नेक्स्ट, अब कहता है साइकिल ऑफ अकाउंटिंग। इस चीज को समझ ले भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे देखो, सबसे पहला इसको साइकिल भी कहा जा सकता है, हम इसको यहाँ पे प्रोसेस भी कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या होता है सर, यानी कि प्रक्रिया कह लो भाई, हमने इसको शुरुआत में प्रक्रिया बोला था ना, प्रक्रिया के बहुत सारे स्टेप्स है सर, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 6 7 8, ये मोटे मोटे स्टेप्स मैंने मेंशन करे हैं। ये मत मानिए बिल्कुल ये यही है, इनके अंदर अगर हम देखा जाए तो और भी बहुत सारे स्टेप्स निकल के आते हैं, लेकिन बेसिकली हम इनको है ना इन्हीं 8 स्टेप्स में यहाँ पे समझेंगे। अब क्यों समझेंगे 8 में, तो वो भी समझ ले। तो ट्रांजैक्शन कहते हैं सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, वो लेन देन होता है भाई। किसी भी बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला जो काम होता है वो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। बोले अब रिकॉर्ड तो करेंगे तब ना, जब सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शंस को पहचाना जाएगा कि वो फाइनेंशियल है कि नहीं, उसको मनी में माप सकते हैं कि नहीं। अगर ये दोनों चीजें हैं तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, वाउचर। क्या करते हैं हम लोग, वाउचर बनाते हैं सर। वाउचर के बिहाफ पे फिर वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे, जर्नल में डाली जाती है सर। अब जर्नल में इधर यहाँ पे ध्यान दो, मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया, थोड़ा सा स्पेस दूंगा यहाँ पे। जर्नल के अलावा अगर छोटा बिजनेस है तो सीधा जर्नल में लिखेगा यार, अगर बड़ा बिजनेस है तो उसको यहाँ पे कुछ सहायक बहियों का सहारा लेना होगा। सहायक बही जैसे कि भी अलग से कैश बुक बनाना, या फिर आपका बिल पेबल, आपकी सेल्स बुक बनाना, आपकी परचेज बुक बनाना, अलग अलग से सारी की सारी ये सब्सिडरी बुक बनेंगी। अगर बिजनेस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो यहाँ पे वाउचर के बाद सीधा यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, छोटा है तो वो यहाँ से भी काम चल जाएगा। उसके बाद फिर आपका अगला फिर क्या करता है, फिर करते हैं इनको क्लासिफाई करते हैं, किसमें वर्गीकृत करते हैं, किसमें करते हैं, बोले सर लेजर में। लेजर में वर्गीकृत करने के बाद फिर इनका जो भी है बैलेंसिंग कराया जाता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जी। ठीक है, इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के बाद फिर हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, यानी कि तलपट बनाते हैं जी। तलपट बनाने के बाद जो अगला स्टेप हमारे पास है, हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे सर, यानी कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा बैलेंस शीट, ये फाइनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं नॉर्मली। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम आगे धीरे धीरे रीड करेंगे, लेकिन बेसिकली जो फाइनल अकाउंट्स में है ये 3 स्टेटमेंट्स तो प्रिपेयर करनी होती है अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट, वो कोई भी बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर बिजनेस है। उसके बाद फिर कहता है जी हमारे पास कंक्लूजन, इनमें से क्या लगेगा ट्रेडिंग अकाउंट से, बोले सकल लाभ कितना हुआ या सकल हानि है, फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट या लॉस, फिर यहाँ पे असेट्स एंड लायबिलिटीज की जो भी वैल्यू है वो चीज, और इस इंफॉर्मेशन को फिर हम प्रोसेस करके निकालेंगे कंक्लूजन कि बिजनेस बढ़िया चल रहा है, बिजनेस बेकार चल रहा है, बिजनेस ओके ओके चल रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन फिर हम क्या करेंगे, हम इन डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड कर देंगे, भाई ये इंफॉर्मेशन है, ये देखो बिजनेस बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है, लॉस होने की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिर वहां पे अलग अलग यूजर्स तक पहुंचा दी जाती हैं। ठीक है, और यूजर्स को तो आप जानते ही हो। ठीक है, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं, बोले सर बुक कीपिंग, ये क्या होता है बुक कीपिंग। तो देखिए मैं यहाँ पे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ये 3 कॉन्सेप्ट हमारे पास अभी इस लेक्चर के अंदर बचे हुए हैं, तो इनको समझ लीजिए। सबसे पहले बुक कीपिंग, इसको समझने के लिए ना आप इस अकाउंटिंग प्रोसेस को ही ले भाई, यहाँ पे क्या है इसको समझे थोड़ा सा, इसी से समझा देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने ये स्लाइड है ना बाद में रखनी चाहिए, इनके बीच में रखनी चाहिए थी, जिससे थोड़ा सा है ना ईजी हो जाता है समझने में। बस थोड़ा सा बस
यहां पे है ना, देखो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। बोले क्या, देखो लेन देन की पहचान करना, लेन देन को वाउचर में रिकॉर्ड करना, जर्नल में लिखना और लेजर में लिखना। ये है भाई सिंपल काम। कौन से काम? सिंपल काम। इन्हीं को कहा जाता है बुक कीपिंग। क्या कहा जाता है? बुक कीपिंग, यानी कि पुस्तक पालन, मतलब पुस्तकें मेंटेन करना या पुस्तकें रखना। यही हमारे पास इसका मेन फंडा है भाई। लेकिन इससे आगे का जो काम है ना वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, यानी कि वहां पर एक पर्सन है ना भाई जो प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग का नॉलेज रखता है ना, वही इस काम को करेगा। यहाँ पे कैसे? इसको कहते हैं भाई अकाउंटिंग। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग, या हिंदी में कहें तो लेखांकन। असल में यही है। यहाँ पर जो टेक्निकल नॉलेज वाला, टेक्निकल नॉलेज बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, टेक्निकल की बजाय मुझे यहाँ पे कहते प्रोफेशनल नॉलेज वाला पर्सन जो होता है वही इन काम को या इन वर्क्स को परफॉर्म कर सकता है। यानी कि अगर अकाउंटिंग प्रोसेस को डिवाइड कर दिया जाए तो पहले वाले, यानी कि जहां पर पुस्तकें सिर्फ मेंटेन, यानी कि ट्रांजैक्शन को सिर्फ बुक्स में लिखा ही तो जा रहा है इधर, और कुछ तो नहीं करा जा रहा, लेकिन यहां पर उन इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। तो प्रोसेसिंग का काम अकाउंटिंग में आता है, और यूं कहा जाए हमारे पास जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम लेजर में आता है। और इन दोनों ने अपना अपना काम कैसे करना है ये कौन बताता है? बोले ये बताती है अकाउंटेंसी, यानी कि लेखा कर्म। तो चलिए आपको एक स्लाइड से थोड़ा ओवरव्यू मिल गया है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कहता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? तो वो कहता है देखिए जो आपका पुस्तक पालन है ना, इससे मतलब है कि भी पुस्तकों में लिखना। सर बता चुका हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो जब किसी व्यावसायिक लेन देन को पुस्तकों में लिखना, ठीक है, किसी भी व्यावसायिक लेन देन को पुस्तकों में लिखना, वही कहलाता है बुक कीपिंग। फिर आगे पुस्तक पालन क्या है? बोले एक प्रक्रिया है जिसके तहत व्यावसायिक लेन देनों को मुद्रा के रूप में व्यावसायिक पुस्तकों में लिखा या रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, वो ये स्टेटमेंट में इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। वो कहता है ना आपके पास, कहता है कि भाई कारण और परिणाम वाली बातें होती हैं भाई, कथन ए ट्रू है या कथन बी ट्रू है, वो चीजें। तो इस तरीके से वो आपको कह सकता है कि ये दोनों स्टेटमेंट देके कह दे कि बताओ कौन सा सही है, तो दोनों के दोनों सही है भाई। फिर नेक्स्ट इसमें शामिल क्या क्या है? तो वो कहता है देखो पुस्तक पालन में सबसे पहले तो भाई हमने ट्रांजैक्शंस को पहचानना है, ठीक है। फिर उसको मनी में मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद उसको ओपनिंग एंट्री जो बुक्स हैं उनमें लिखना है, यानी कि जर्नल में लिखना है, सब्सिडरी बुक्स में लिखना है, और फिर उसको लेजर में यानी कि खाता बही में लिखना है। यही चार काम हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड पे भी देखे थे, यानी कि ट्रांजैक्शन को पहचान लेना है, वाउचर तैयार करना है, जर्नल में लिखना है और लेजर में लिख देना। ये चार काम थे, वही चार काम इधर है। उससे अगली स्लाइड पे बोले अकाउंटिंग क्या करता है? तो जहां पर पुस्तक पालन समाप्त होता है, जहां पर पुस्तक पालन समाप्त होता है वहीं से अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन शुरू होता है। अब इसका क्या मतलब? तो पिछली स्लाइड पे दिखाया तो था, यहां पे पुस्तक पालन का एंड, और इससे आगे क्या शुरू हुआ सारा का सारा, ये जो भी है ये हमारे पास है भाई क्या? अकाउंटिंग, ठीक है। तो यहां पर अर्थात लेखांकन प्रक्रिया को दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक भाग पुस्तक पालन और दूसरे भाग को लेखांकन कहा जाता है। अब लेखांकन में क्या क्या शामिल है? तो ऑब्वियसली लेखांकन में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले काम होंगे भाई। क्या होगा? तो देखिए सबसे पहला जो भी ट्रांजैक्शन है उनको समराइज करा जाता है और उनको प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट के रूप में यहाँ पे समराइज कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी इंफॉर्मेशन उसको प्रोसेस किया जाता है, विश्लेषित यानी कि एनालिसिस किया जाता है और कंक्लूजन निकाले जाते हैं कि लाभ हुआ कि हानि हुई, बैलेंस शीट में कहता है स्थिति कैसी है, अच्छी है या बुरी है, और इनसे जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है ना वो फाइंड आउट करी जाती है। क्योंकि इंफॉर्मेशन, डाटा खुद कुछ नहीं कहता, संख्याएं खुद कुछ नहीं कहती, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन संख्याओं को किस वे में समझते हैं, ठीक है। और यही काम समझाने का किसका है? अकाउंटिंग का करता है। नेक्स्ट, विभिन्न जो यूजर्स हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा? बोले अकाउंटिंग। तो ये अकाउंटिंग के काम है भाई और किसी के नहीं। और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है, लास्ट ही होगा ना, हाँ लास्ट ही है, तो ये हमारे पास है भाई अकाउंटेंसी, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं भाई लेखा कर्म। ध्यान रख लेना, लेखा कर्म। बोले सर ये क्या होता है? तो देखो इससे मतलब लेखांकन सिद्धांतों और विधियों के ज्ञान से है भाई। अर्थात पुस्तक पालन और लेखांकन को
काम कैसे करना है, इसके संबंध में जो भी नियम है उनका ज्ञान देने का काम कौन करेगा? लेखाकर्म करेगा। यानी कि एक किस्म का भाई ये विधान है, विधान। जैसे हमारा संविधान वैसे ही ये अकाउंटिंग का और पुस्त पालन वालों का संविधान है, जो बताएगा कि उन्होंने अपने काम कैसे करने हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो लेखाकर्म वह विधिवत ज्ञान है जो पुस्तपालक और लेखांकन करने वाले को मार्गदर्शन करता है कि उन्हें अपना कार्य कैसे करना है। सिंपल सी बात है भाई। अब इसकी डेफिनेशन दी है कॉलर, ये बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है। तो वह जो अपने में लेखांकन के समस्त नियम, अवधारणाओं और विधियों को समाहित करता है वो क्या कहलाता है? अकाउंटेंसी। अरे इसीलिए तो जब आप 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, तो आपकी बुक का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ते हो ना, वो क्या है? अकाउंटेंसी ही है भाई, जो बताती है कि भी आपने किस तरीके से स्टेटमेंट्स को क्रिएट करना है। तो इसी नोट के साथ, इसी उम्मीद के साथ मेरे मित्रों के आपको दी गई क्लास के अंदर सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी जो एमसीक्यू की क्लास है वो भी बहुत जल्द, या यूं कहा जाए बहुत जल्द क्या है, मतलब आने ही वाली है। इन द वे है, इन द रॉ है, इन द क्यू है, बहुत जल्द वो भी आपको मिल जाएगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, अगर ये लेक्चर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आप ही के लिए। और अगर ये लेक्चर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो एज ए डेमो वीडियो, तो मेरे मित्रों चिंता ना करो, हम आपको बेस्ट कंटेंट देने वाले हैं। और एस्टेट क्या यार, नेट पे निकाल दोगे। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड थैंक यू।